अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर के एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज, तो इससे पहले हम सेल्स के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक डिस्कस करने का है वो है हमारे पास टिश्यूज। तो हम एनिमल और प्लांट टिश्यूज इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कस किया जा रहा है वो है हमारे पास एनिमल टिश्यूज। अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें या टिश्यूज की ही बात करें तो टिश्यूज क्या होते हैं? जब एक जैसे सेल्स साथ में जुड़े हुए हैं, मिसाल एक ये सेल है, दूसरा ये सेल है, तीसरा ये सेल है और चौथा ये सेल है, इस तरह से ये सेल्स साथ में जुड़े हुए हैं और एक ही काम अंजाम दे रहे हैं, एक कॉमन काम। मिसाल के तौर पर स्किन में मौजूद है सेल्स। अब ये जितने भी स्किन में सेल्स मौजूद हैं ये सारे के सारे एक बैरियर का, एक रुकावट का काम कर रहे हैं ताकि चीज़ें सेल्स की मदद से हमारी बॉडी के बाहर ना जा सके। तो इस तरह से अगर हमारे पास सेल्स हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। तो इस तरह से सेल्स जुड़ करके वो टिश्यूज बनते हैं। अब यहाँ मिसाल दी गई है स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले से। अगर हम हमारे डाइजेशन की बात करते हैं तो खाना माउथ से होता हुआ एसोफेगस, फिर स्टमक और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम अंदर की तरफ देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विलाय कहा जाता है। तो उस विलाय के अंदर सेल्स होते हैं जिनका काम जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का होता है। और ये वाले जो सेल स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हैं वो बाकी सेल से डिफरेंट होंगे। बाकी सेल्स कैसे? जैसे अगर हम मसल्स की बात करें, मसल्स के सेल्स अलग होंगे। तो अगर एक टिश्यू है तो उसमें पाए जाने वाले सेल्स दूसरे टिश्यू से मुख्तलिफ होंगे। मसल्स के सेल्स लंबे फाइबरस सेल्स होते हैं, उनका काम हमारी बॉडी की मूवमेंट कराना होता है। और सेल्स अलग हो गए तो उनके काम भी अलग हो गया। इस तरह से यहाँ पर बातें बयान की जा रही हैं। अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो बयान किया जा रहा है कि इंसानों की अगर हम बात करें या दूसरे एनिमल्स की बात करें जो कि हमारे पास बड़े एनिमल्स हैं, मिसाल हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर जो टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं चार उनकी अहम किस्में हैं। चार किस्में वो कौन सी हैं? एक है एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरे है कनेक्टिव टिश्यूज़, एक है मस्कुलर टिश्यूज़ और एक है नर्वस टिश्यूज़। इंशाल्लाह हम जो है चारों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के हवाले से। अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो उनके हवाले से लिखा हुआ है कि ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के सरफेस को कवर करते हैं। हमारी बॉडी में जो स्किन है वो हमारा सरफेस है। तो स्किन में जो टिश्यूज़ मौजूद हैं वो दरअसल ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स को बनाते हैं। हमारी बॉडी में ग्लैंड वो हिस्से होते हैं जहाँ से चीज़ें निकलती हैं, जैसे मिसाल थायराइड ग्लैंड है, सिलाइवरी ग्लैंड है। तो ये हमारे ग्लैंड्स को बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उनकी लाइनिंग को बनाने का काम करते हैं। इस तरह से इनके अलग अलग काम होंगे, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर बयान की गई है, जैसे कि हमारी स्किन है, जो हमारी आउटर लेयर है वो इन एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उनकी जो लाइनिंग है, उनकी जो लेयर्स हैं वो भी इन एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही बनी हुई हैं। अब एपिथेलियल सेल्स के हवाले से बयान किया गया है कि ये पोलराइज्ड है। इनके दो हिस्से होते हैं, एक इसका ऊपर वाला हिस्सा होगा और इन सेल्स का एक नीचे वाला हिस्सा होगा। तो एक इनकी अपर साइड होगी और एक इनकी बॉटम साइड होगी। जैसे यहाँ पर बयान किया गया है, एक एपिकल साइड ये इनकी अपर साइड है और एक इनकी बेसल साइड यानी कि इनकी नीचे वाली जगह होगी। तो इनके दो हिस्से होंगे इन सेल्स के। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ के हवाले से बयान किया गया है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ की आगे हम मजीद किस्मों को जिक्र करेंगे। तो उनकी डिफरेंट किस्में होती हैं और उनकी डिफरेंट किस्म इस वजह से हैं कि इनका काम कौन सा होगा। तो काम के हिसाब से अलग अलग जगहों पर मौजूद होंगे, वहाँ पर अलग अलग काम होगा। तो इनके फंक्शन के हिसाब से, इनकी लोकेशन के हिसाब से इनकी हमें अलग अलग किस्में देखने को मिलेगी। अगर हम सबसे आसान क्लासिफिकेशन करेंगे इन एपिथेलियल टिश्यूज़ की तो वो लेयर्स के हिसाब से होगी कि इनके अंदर कितनी लेयर्स पाई जाएगी। यही आगे के चार्ट के अंदर दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जिस पर दो नाम लिखे हुए हैं, सिंपल और दूसरा स्ट्रेटिफाइड। अब आपने ये समझ लेना है कि जब भी सिंपल का मतलब होगा तो सिंपल का मतलब है जिसमें सिंगल लेयर्स मौजूद होगी। मिसाल ये अकेली लेयर है, एक ही सेल्स की बनी हुई लेयर है। अगर एक और लेयर ऊपर आती तो ये सिंपल नहीं कहलवाते, तब इन्हें स्ट्रेटिफाइड कहा जाता। तो ये एक स्ट्रेटिफाइड लेयर है जहाँ पर ज़्यादा सेल्स की लेयर जो है आपको देखने को मिल रही है। तो ये हो गए स्ट्रेटिफाइड। और सिंपल वो जिनमें सिंगल लेयर मौजूद होगी। एक लेयर वाले जो हैं वो सिंपल और ज़्यादा लेयर्स वाले जो होंगे वो स्ट्रेटिफाइड कहलवाएंगे। दूसरा जो है इनकी शेप का जिक्र है। अगर शेप ऐसी चिपटी हुई है तो उन्हें स्क्वामस कहा जाएगा। तो जब यहाँ पर नाम आ रहा है सिंपल यानी सिंगल लेयर के बने हुए, स्क्वामस यानी जिनकी शेप चिपटी हुई है, और एपिथेलियम इनकी टाइप को कहा जा रहा है। यानी ये ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो सिंपल हैं, सिंगल लेयर के बने हुए, और स्क्वामस यानी चिपटे हुए हैं। स्ट्रेटिफाइड यहाँ पर जब लफ्ज आ गया तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब जिसमें ज़्यादा लेयर्स हैं।
ये ज़्यादा लेयर्स के बने हुए, चिपटे हुए और इपीथेलियल टिश्यूज हैं। इसी तरह से यहाँ पर आ गया सिंपल क्यूबॉइडल इपीथेलियम। सिंपल मतलब कि इनके अंदर सिंगल लेयर मौजूद होगी। क्यूबॉइडल यानी इनके अंदर जो सेल्स होंगे वो क्यूब के जैसी शेप के होंगे, और दूसरा हमने कहा कि ये इपीथेलियम टिश्यूज हैं। इसी तरह से आगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपीथेलियम। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होगा कि इनके अंदर जो लेयर्स मौजूद हैं वो ज़्यादा होंगी। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्यूबॉइडल यानी क्यूब के जैसे शेप के, और एपिथेलियम इसकी टाइप का जिक्र हो रहा है। इसी तरह से लंबे जो सेल्स होंगे उन्हें कॉलमनर कहा जाएगा। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम यानी कि सिंगल लेयर के बने हुए और कॉलम के जैसे लंबी शक्ल वाले, और क्योंकि एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि इनके अंदर जो लंबे सेल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, लंबे ज़्यादा सेल्स हैं और कॉलम के जैसी शेप के हैं, और दूसरा एपिथेलियल ये टिश्यूज हैं। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने हुए तो इन्हें सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज कहा जा रहा है, और अगर दो या दो से ज़्यादा लेयर्स हैं तो इन्हें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहा जा रहा है। फिर आगे जिक्र किया जा रहा है इनकी किस्मों के हवाले से कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात हो रही है, जो सबसे पहली किस्म थी। सिंपल मतलब कि जिसके अंदर एक लेयर है, स्क्वामस मतलब कि वो चिपटे हुए हैं शेप के। तो ये जो चिपटे हुए शेप के सेल्स हैं ये कहाँ मौजूद है? ये हमारे लंग्स में मौजूद हैं, और लंग्स में भी किस जगह पर मौजूद है? ये हमारे एल्यूविलाई में मौजूद हैं। लंग्स के अंदर कुछ हवा के गुब्बारे होते हैं छोटे से माइक्रोस्कोपिक, जिन्हें एल्यूविलाई कहा जाता है। अब एल्यूविलाई जो होता है, मिसाल ये एक एल्यूविलाई का स्ट्रक्चर है। एल्यूविलाई के सराउंडिंग में होती है ब्लड वेसल। क्योंकि एल्यूविलाई की लेयर बहुत पतली होती है, और पतली होने की वजह यह है कि इसमें ये सेल्स हैं ये बहुत ही पतले सेल्स हैं। पतली लेयर होने की वजह से आसानी से गैसेस इसमें से निकल करके ब्लड वेसल्स में जा सकती हैं। तो इस तरह से इसका पतला होना, इन सेल्स का चिपटा हुआ होना गैसेस की एक्सचेंज को आसान बनाता है। यही बात बयान की जा रही है कि गैसेस एक्सचेंज इनकी वजह से आसान हो सकती है। ब्लड में ऑक्सीजन चली जाएगी, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स में पहुंच जाएगी, एल्यूविलाई के अंदर पहुंच जाएगी, इन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज की वजह से। दूसरों का जिक्र किया जा रहा है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर बात करें तो ये हमारे किडनी के एक स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा गया है। आगे आप जिक्र करने वाले हो कि किडनी के अंदर जो ब्लड को साफ करता है हिस्सा, उसे नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एक ये हिस्सा होता है कप के जैसा, बोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं। फिर ये ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी मुड़ी हुई ट्यूब्स होती हैं। फिर एक यू शेप की ट्यूब्स होती है, फिर मुड़ी हुई ट्यूब्स होती हैं। इन सब में जो ब्लड है वो साफ हो चुका होगा, बाकी जो कचरा बचता है वो एक बड़ी ट्यूब में आ जाता है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट कई सारे नेफ्रॉन के साथ जुड़ी हो सकती है। ये तो एक नेफ्रॉन है जो इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, एक और नेफ्रॉन भी इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा हो सकता है। कलेक्टिंग डक्ट मतलब कलेक्ट करने वाली डक्ट, डक्ट मतलब ट्यूब। ये ऐसी ट्यूब है जो कलेक्ट करती है यूरिन को। तो कलेक्टिंग डक्ट की ल्यूमेन में, कलेक्टिंग डक्ट की स्पेसेस में इसके अंदर ये मौजूद हो सकते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और दूसरा बयान किया जा रहा है ये थायराइड ग्लैंड में भी मौजूद हो सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहा जा रहा है, और थायराइड ग्लैंड के इन फॉलिकल्स में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं। हमने कहा ग्लैंड वो होता है जो चीज़ें निकालता है। हमारी गर्दन में थायराइड ग्लैंड है, और वो जो है कुछ केमिकल्स निकालेगा जो हमारे मेटाबॉलिज्म वगैरह को कंट्रोल करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के जिस हिस्से में से ये केमिकल्स निकलते हैं, यानी फॉलिकल्स वाले हिस्से, वहाँ पर उन हिस्सों की बनावट इन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की है। फिर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज की बात हो रही तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मौजूद है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये मौजूद होंगे। तो सिंपल कॉलमनर यानी कि ये लंबे वाले सेल्स, सिंपल क्यूबॉइडल यानी कि ये क्यूब के जैसे सेल्स, और सिंपल स्क्वामस यानी चिपटे हुए सेल्स। फिर बात हो रही है यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज के हवाले से, जिसका हमने कहा कि ये ज़्यादा लेयर्स के बने होंगे। इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये मिसाल के तौर पर इसकी मुख्तलिफ किस्में आ जाएंगी, जैसे कि एक हो गए स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ये हमारे स्किन में मौजूद है। हमारे स्किन जो है उसके अंदर कई सारे ऐसे सेल्स की लेयर्स होती हैं, बहुत सारे सेल्स की लेयर्स जो हैं स्किन में मौजूद हैं। अब जो स्किन में सेल्स होते हैं वो सेल्स केरेटिनाइज्ड होते हैं, यानी कि उनके सेल्स के अंदर केरेटिन मौजूद होता है। केरेटिन की वजह से काफ़ी सेल्स जो हैं वो डेड हो चुके होते हैं। डेड होने की वजह से वो एक रुकावट का काम कर रहे होते हैं। रुकावट का मतलब कि उन सेल्स की मदद से ये, यानी कि ये स्किल्स के जो सेल्स हैं, इन सेल्स के में से बाहर चीज़ें नहीं जा सकती, बाहर इसमें से वाटर नहीं जा सकता, न्यूट्रिएंट वगैरह जो है लॉस नहीं हो सकते। तो ये एक रुकावट का काम करते हैं जो कि डेड सेल्स होते हैं। इसके अंदर के सेल्स जो होंगे स्किन के, बाकी के सेल्स वो लिविंग भी हो सकते हैं। तो सारे सेल्स स्किन के डेड नहीं होते, लेकिन डेड सेल्स भी इन लेयर्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर्स हैं।
फिर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो ये सिलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में मौजूद हैं। सिलाइवरी ग्लैंड हमारे जो है माउथ में लोकेटेड होता है। उस ग्लैंड में से ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब के जरिए से जो है निकलता है सिलाइवा बाहर की तरफ। तो ये जो सिलाइवरी ग्लैंड है जिसका काम सिलाइवा यानी थूक को प्रोड्यूस करना है, सिलाइवरी ग्लैंड की ट्यूब जिसमें से सिलाइवा निकलेगा बाहर, उसके अंदर ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल टिश्यूज जो है वो मौजूद है। उसके अलावा फीमेल के अंदर ब्रेस्ट के अंदर जो है जो मेमोरी ग्लैंड मौजूद है जहाँ से मिल्क रिलीज होना है, तो उनके डक्ट में भी ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज मौजूद हैं। अगर बात करें स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज के हवाले से तो ये भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद हो सकते हैं। एक और किस्म का जिक्र किया जा रहा है जो कि है ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यूज। ट्रांजिशन एपिथेलियम इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है अपनी शक्ल बदल लेते हैं, इनमें ज़्यादा जो है इलास्टिसिटी होती है, यानी कि ये क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, लंबे से सेल्स भी इनके अंदर हो सकते हैं। इनके सेल्स जो हैं वो चिपटे हुए शक्ल के भी हो जाते हैं और उसके अलावा क्यूबॉइडल शक्ल के भी हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, मिसाल यूरिनरी ब्लैडर में ये मौजूद होते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को मिसाल के तौर पर जब ज़्यादा यूरिन को स्टोर करना है तो उसके सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ताकि यूरिनरी ब्लैडर बड़ा हो जाए, तब भी जो है इनके सेल्स चिपटे हुए हो जाएंगे। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इतना यूरिन स्टोर नहीं हो रहा तो इसके सेल्स फिर लंबे भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अपनी शक्ल को बदलते रहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। ये कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं जो कि डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं और एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग सेल्स को जोड़ के रखेंगे, एक कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ये है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज। अगर हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो इनका एक और काम बयान किया जा रहा है कि हम मुख्तलिफ टिश्यूज को भी आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे बोन्स वो एक कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो कार्टिलेज एक अलग कनेक्टिव टिश्यूज के साथ में जुड़े हुए हैं। उसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बोन वाले, ये हमारे मसल एक अलग टिश्यूज के साथ में जुड़े हुए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज के साथ में भी जुड़े हो सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़े हो सकते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यूज की किस्म है जिसे टेंडोन कहा जाता है। इस टेंडोन की ही मदद से मसल्स जो हैं यानी गोश्त जो है वो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ा होता है। एक और है जिसे लिगामेंट कहा जाता है जो हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ के रखता है। तो कनेक्टिव टिश्यूज हमारे सेल्स को आपस में जोड़ के रखेगा या हमारे टिश्यूज को या हमारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़कर रखेगा। अलग अलग किस्में इनकी हैं, जैसे एक है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसे सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। अब अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो इसे सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है। कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर जो है एक मैट्रिक्स होता है, यानी कि एक मिक्सचर मौजूद होता है। उस मिक्सचर के अंदर कुछ धागे मौजूद होते हैं जिन्हें कोलेजन फाइबर्स कहा जाता है। इस कोलेजन के अंदर कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, उन्हें कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है। फिर इनके अंदर कैल्शियम वगैरह नहीं होती, कैल्शियम के ना होने की वजह से ये जो है सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है, यानी कि ये इतना ज़्यादा सख्त नहीं होते। और क्योंकि इसके अंदर कोलेजन भी मौजूद है और कॉन्ड्रियोसाइट्स भी मौजूद हैं तो इनके ज़्यादा होने की वजह से ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। मजीद यहाँ पर जैसे कि एक लाइन लिखी हुई है कि कार्टिलेज के अंदर जो है लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ज़्यादा मैट्रिक्स मौजूद नहीं होता, पर इसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये कार्टिलेज जो है लचकदार है। ये कार्टिलेज हमारे हड्डियों के बीच में मौजूद हो सकती है जिस वजह से हमारी हड्डियाँ मूवमेंट कर पाती हैं। उसके अलावा कान का जो हिस्सा है बाहरी, जिसे हम वैसे नॉर्मली कान कहते हैं, ये पिन्ना वाला हिस्सा, इसमें भी कार्टिलेज मौजूद है। नाक के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद है। तो इस तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे ये कार्टिलेज मौजूद हो सकते हैं। एक और कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोन कहा गया, ये हमारे पास हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन की बात करें तो बोन की दो किस्में होती हैं, एक इसके अंदर स्पंजी बोन होता है और एक होता है कॉम्पैक्ट बोन। अगर हम हड्डी को देखते हैं तो हड्डी के अंदर एक इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। हड्डी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जो हड्डी के हिस्से होते हैं वो ऐसे अलग अलग, मतलब कि इतने ज़्यादा करीब मौजूद नहीं होते, वो वाला हिस्सा स्पंजी बोन कहलवाता है। और बाकी का हिस्सा जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है उस हिस्से को हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। तो ज़्यादातर कॉम्पैक्ट बोन का ही पार्ट हड्डी में मौजूद होता है। अब इसके अंदर भी मैट्रिक्स मौजूद होगा, इसके अंदर भी कोलेजन मौजूद होता है, इसके अंदर भी मैट्रिक्स मौजूद होता है। अब इसके अंदर जो सेल्स हैं वो हड्डी के सेल्स वो ऑस्टियोसाइट्स कहलवाते हैं और इन ऑस्टियोसाइट्स को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। पहले ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद होते हैं जो ऑस्टियोसाइट्स को बनाते हैं। इस तरह से बोन में ऑस्टियोब्लास्ट भी मौजूद होंगे, ऑस्टियोसाइट भी मौजूद होते हैं। एक और कनेक्टिव टिश्यू का जिक्र किया जा रहा है जो कि है एडिपोज। एडिपोज जो है ये भी सेमी सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है।
ये हमारी स्किन में मौजूद होता है। स्किन के ऊपर का हिस्सा तो एपिडर्मिस वाला हो गया, फिर डर्मिस का हिस्सा होता है, तीसरा हिस्सा जो होता है वो हाइपोडर्मिस का होता है। तो हाइपोडर्मिस के अंदर ये एडिपोज मौजूद होता है, और एक तो ये क्वेश्चन यानी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा इसके अंदर जो है फैट स्टोर होता है। तो एडिपोज फैट को स्टोर करता है, क्योंकि फैट इसमें स्टोर है, और फैट का काम एनर्जी को दिलाना होता है, यानी फैट ब्रेक होगा तो एनर्जी आएगी। तो फैट जब तक मौजूद है तब तक एनर्जी स्टोर हुई पड़ी है। तो एडिपोज फैट को स्टोर कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एक और है ब्लड, जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इससे पहले तीनों ही हमारे पास जो थे सॉलिड फॉर्म में है। ब्लड हमारे पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अंदर अलग अलग सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो मुख्तलिफ सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम ब्लड के बारे में मजीद बात करें तो ये हमारे तमाम जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह को सप्लाई करने का काम कर रहा होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यूज़ के हवाले से। अगर हम मसल्स की बात करें, मस्कुलर टिश्यूज़ के हवाले से बात करें, इनके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं डिफरेंट किस्म के सेल्स होंगे, डिफरेंट तरह की मसल्स होते हैं। तो अलग अलग जो सेल्स इनमें मौजूद हैं, इनका काम जो है उन अलग अलग मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराना होता है। अगर हम हमारी मूवमेंट की बात करें तो हमारी मूवमेंट के दौरान जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, हमारी जो लोकोमोशन है उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं स्केलेटल मसल्स। इसी तरह से जो हार्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की जो मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो इन स्केलेटल मसल्स का जिक्र किया जा रहा है, यानी वो मसल्स जो हमारे बोन्स के साथ में कनेक्टेड होती हैं। इन मसल्स के बारे में कहा गया है कि ये जो है स्ट्रेशेटेड या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं। स्ट्रिप्ड का मतलब ये होता है कि इन मसल्स में एक तो लाइट कलर होता है और दूसरा डार्क कलर होता है, और ये बार बार रिपीट हो रहा होता है। जब मसल्स को देखा जाएगा तो इन मसल्स में एक हमें बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर जो है दिखाई देगा, फिर हमें लाइट कलर दिखाई देगा, फिर हमें डार्क कलर दिखाई देगा। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं ये स्ट्रिप्टेड या फिर हम कहते हैं ये स्ट्रेशेटेड मसल्स होते हैं। उसके अलावा ये मसल्स जो हैं, हम जब आमतौर पर मसल्स का जिक्र करते हैं तो हम इन्हीं स्केलेटल मसल्स का ही जिक्र करते हैं। जब हमने कहा कि ये मसल्स हमारे हड्डियों के साथ अटैच होती हैं, ये मसल्स हमारी हड्डियों के साथ जिन टिश्यूज़ के ज़रिए से जुड़े हुए हैं वो हैं टेंडोन्स। तो टेंडोन्स जो है इन मसल्स को हमारे बोन्स के साथ जोड़ने का काम करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मसल्स हमारी लेग्स में मौजूद हैं या हमारी आर्म्स में मौजूद हैं, आर्म्स में मिसाल बाइसेप ट्राइसेप मौजूद हैं, तो ये हमारे स्केलेटल मसल्स हैं। फिर अगर हम बात करें दूसरे मसल्स के हवाले से जो हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, हार्ट की वॉल्स को बनाते हैं, वो होते हैं हमारे पास कार्डियक मसल्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड होती हैं, यानी उनमें पट्टियाँ मौजूद होती हैं लाइट और डार्क कलर की। कार्डियक मसल्स में भी इसी तरह से ये कलर्स मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स के हवाले से, ये इनवॉलंटरी होते हैं, ये हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। स्केलेटल मसल्स ये हमारे इकलौते वॉलंटरी मसल्स हैं। आगे हम स्मूथ मसल्स का भी जिक्र करेंगे, वो भी हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं। और इसका इनवॉलंटरी होने की वजह ये है कि जब हमारी हार्ट की मूवमेंट होती है तो हमें खुद से इसको कंट्रोल करना नहीं होता। मिसाल अगर हम खुद से कंट्रोल करना भूल जाएं तो हमारे पूरे हार्ट का जो सिस्टम है वो हमारा बिगड़ जाएगा। तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स हमारी ब्लड वेसल्स को भी बनाते हैं, उसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी बनाते हैं, यूटेरस को भी बनाते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो हिस्सा है यूरिनरी ब्लैडर। तो मुख्तलिफ इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो इन स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो ये बाकी मसल्स के मुकाबले में अनस्ट्रिप्टेड होती हैं। इनमें कोई डार्क और लाइट कलर का जो पैटर्न है वो हमें दिखाई नहीं देता। इनवॉलंटरी ये भी कार्डियक मसल्स की तरह, यानी कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं, हम खुद से इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और मज़ीद अगर हम बात करें तो इसी की वजह से लिखा हुआ है कि जब हमारा खाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा रहा है तो ये मसल्स मूवमेंट करती हैं। अगर ये हमारे कंट्रोल में होती है तो हम लोग फिर सोचते और उनको कंट्रोल करते। तो इस तरह से ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, खुद ही हमारा जो माइंड होता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है, वो इसको कंट्रोल करा रहा होता है। यहाँ पर इन्हीं मसल्स की शेप को दिखाया हुआ है स्मूथ मसल्स, और दूसरे हमारे पास कार्डियक मसल्स, और ये वाले हमारे पास स्केलेटल मसल्स हो गए। अगर हम कार्डियक मसल्स को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो पट्टियाँ नज़र आ रही, डार्क कलर, फिर लाइट कलर, डार्क कलर और लाइट कलर। इस तरह से ये स्ट्रिप्टेड मसल्स हमारे पास हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कार्डियक मसल्स और दूसरे स्केलेटल मसल्स, यानी इनमें एक सेल में कई ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं। दूसरे ये हमारे पास स्मूथ मसल्स, ये हमारे पास स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल का मतलब ये है कि इनका बीच का हिस्सा मोटा होगा और बाकी के हिस्से जो है वो पतले होंगे। बाकी जो हैं ये सिलेंड्रिकल लंबे शेप के इनके सेल्स होते हैं कार्डियक मसल्स के और स्केलेटल मसल्स के।
फिर जिक्र करते हैं लास्ट टिश्यू के हवाले से, जो कि है हमारे पास नर्वस टिश्यू। अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये टिश्यू जो है जिन सेल्स का बना हुआ है उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स का काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं दूसरे सेल्स तक। मिसाल के तौर पर हमारी स्किन के अंदर मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं। जो भी इंफॉर्मेशन वो हासिल करते हैं वो न्यूरॉन के ज़रिए से आगे जाती है और फिर न्यूरॉन उन्हें ब्रेन तक लेकर जाता है। फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को जहाँ जाना होता है वहाँ पर फिर दूसरे न्यूरॉन लेकर जाते हैं। तो इस तरह से न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं ये नर्वस टिश्यू जिनको बना रहे हैं ये हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद हो सकते हैं और उसके अलावा ये हमारी नर्व्स में मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स जुड़ करके नर्व्स बनाते हैं, फिर वो आगे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कर रही होती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कि हमारे कंट्रोल करना बॉडी एक्टिविटीज़ को, उन्हें साथ में जोड़े रखना, ये सारा काम जो है न्यूरॉन्स का होता है। इन्हीं की वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स की मूवमेंट होती है। हमें इन्वायरमेंट की आवाज़ से पता चलता है, टेम्परेचर वगैरह का हमें पता चल जाता है। और इमोशंस को कंट्रोल करना, मेमोरी, रीजनिंग, इन सब में भी इन न्यूरॉन्स का ही हिस्सा होता है। इमोशन, मेमोरी और रीजनिंग ये सारा ब्रेन में काम हो रहा होता है। तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है वो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इस नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स मौजूद हैं, तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। अब न्यूरॉन्स जिस मैसेज के ज़रिए से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जो मैसेज उनके पास पहुंचता है उसे हम इम्पल्स कहते हैं, नर्व इम्पल्स हम कहते हैं। ये दरअसल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच रहा होता है। इस तस्वीर में ह्यूमन बॉडी को दिखाया हुआ है और यहाँ पर ये ब्रेन मौजूद है और ब्रेन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड के साथ में आपको तारे नजर आ रही हैं डिफरेंट जो है, ये हमारे पास नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, तो ये हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। अब न्यूरॉन्स की बात करेंगे, ये नर्व्स जो हैं क्योंकि न्यूरॉन्स की बनी हुई है तो न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो कि ऊपर की तरफ ऐसे बना हुआ है, फैला हुआ, ये हिस्सा जो ऊपर की तरफ ऐसे मौजूद है, इस ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है डेंड्राइट्स। ये दरख्त की शाखों की तरह ज़्यादा फैला हुआ हिस्सा होता है। बीच का ये वाला हिस्सा जो होता है इसे कहा जाता है सेल बॉडी और इसके अंदर सेल मतलब कि न्यूक्लियस वगैरह मौजूद है। और एक लंबा सा हिस्सा जो होता है उसे कहा जाता है एक्सोन। तो यहाँ पर भी ये एक लंबा सा हिस्सा जो है ये एक एक्सोन है और ऊपर ये फैले हुए हिस्से जो है ये डेंड्राइट्स और बीच का हिस्सा ये इनका सेल बॉडी यानी कि जिसे सोमा कहा जा रहा है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शीट जो इसे बचाने का काम कर रही होती है। न्यूरॉन्स की दरअसल 3 किस्में होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन एक होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन होते हैं और एक इंटर न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेकर जाते हैं, फिर ब्रेन ने जो भी कमांड करनी होती है वो फिर इन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से पहुंचती है। तो इस तरह से ये न्यूरॉन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।